श्री 420, आवारा, तीसरी कसम और गाइड जैसी मशहूर फिल्मों के गीतकार श्री शैलेंद्र जी के सुपुत्र श्री दिनेश शंकर शैलेंद्र जी आज हमारे साथ मौजूद है। श्री दिनेश जी का भी फिल्मों में काफ़ी योगदान रहा है, चाहे वो अप्पू राजा और कमल हसन की मुंबई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के निर्देशन के साथ साथ मशहूर फिल्मकार बासु चटर्जी के साथ आपने काम किया। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये एक सुखद संयोग है कि आज आकाशवाणी रायपुर से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले और विविध भारती के पूर्व मशहूर उद्घोषक श्री कमल शर्मा सर भी आज हमारे साथ हैं। तो ये एक बेहतर बात है सर कि आज आप दोनों एक साथ हैं। तो मैं ये चाहूँगा सर कि आज आप दोनों बात करें और हम आप बाकी लोग सुने। तो सर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सर के साथ बातचीत करें और हम आप सुने। शुक्रिया। थैंक यू सर। दर्शकों, बहुत बहुत नमस्कार। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ भारतीय सिने संगीत के महान गीतकार श्री शैलेंद्र जी के सबसे छोटे सुपुत्र श्री दिनेश शंकर शैलेंद्र हमारे साथ में, और जो अपने पिता की बहुत ही अनमोल स्मृतियाँ हमारे साथ साझा करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। मैं उनसे बात करूँगा आपके लिए। दिनेश भाई, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, पहले तो आपके बारे में बता दें दर्शकों को। वो ये कि आपने करीब 10-15 फिल्में जो हैं उनसे आपका रिश्ता रहा है। उसमें 3-4 फिल्में आपने खुद निर्देशित की हैं, कई में आप एसोसिएट डायरेक्टर रहे, कहानियाँ आपने लिखी और स्क्रीन प्ले लिखे। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सिनेक्राफ्ट है, आप इसके मास्टर हैं। थैंक यू। मस्त। दिनेश भाई, मुझे कुछ आप खुद बताइए कि किन किन फिल्मों से आपका ताल्लुक़ रहा। उसके बाद में फिर आपके पिताजी शैलेंद्र जी के बारे में बात करेंगे। मुझे डायरेक्शन में काफ़ी रुचि रही और इस वजह से मैंने शुरुआत बासु भट्टाचार्य के साथ किया था एज एन असिस्टेंट। फिर वहाँ से बासु चैटर्जी के साथ 4 फिल्म बासु भट्टाचार्य के साथ, 4 फिल्म बासु चैटर्जी के साथ, और फिर राज तिलक, संतोष सरोज और कई डायरेक्टरों के साथ मतलब काम करके और फिर फाइनली इंडिपेंडेंट मौका मिला तो कमल हसन के साथ हमने एक लेडीज़ ओनली नाम की फ़िल्म बनाई थी जो अनफॉर्चुनेटली रिलीज़ नहीं हुई। फिर उसके बाद एक मुंबई एक्सप्रेस नाम की फ़िल्म बनाई थी। और अब प्लान ये है कि बाबा के ऊपर एक बायोपिक का प्लान है, उसी के स्क्रिप्ट राइटिंग में हम बिज़ी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं के समक्ष आपके पिताजी, जिन्हें आप बाबा कहते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें जो अनछुए प्रसंग हैं, वो अनसुनी बातें हैं, वो हमारे दर्शकों के सामने आएंगी। दिनेश भाई, कुछ याद है कि क्योंकि बाबा बहुत छोटी उम्र में चले गए थे। जी, वो 43 इयर्स के थे और मैं 10 साल का था। मैं सबसे छोटा, परिवार में सबसे छोटा। 5 भाई बहन थे हम, 3 भाई और 2 बहनें, और मैं सबसे छोटा था। दिनेश भाई, चूँकि आप बहुत छोटे थे, 10 बरस की उम्र में स्मृतियाँ कई बार क्षीण होने लगती हैं, धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन जब हम शैलेंद्र जी की बात करते हैं, उनके संघर्ष के बारे में सुनते हैं, उनकी उपलब्धियों के बारे में सुनते हैं, ये जानने की भी इच्छा होती है कि क्यों इतनी कम उम्र में चले गए। ऐसा क्या हुआ था कि वो अचानक जो है इस दुनिया फ़ानी से चले गए। कुछ याद है आपको, क्या हुआ था उन्हें? देखिए, उस वक्त तो हम इतने छोटे थे कि हमें समझ में भी नहीं आया कि हुआ क्या है। और हमारे घर का माहौल ऐसा था, ख़ास तौर से बाबा इतने सिंपल किस्म के इंसान थे और हमारी मदर भी बहुत सिंपल थी। तो हमें जिस दिन वो गुज़रे थे 14 दिसंबर 1966 को, उस दिन जब घर पर फिल्म इंडस्ट्री के सारे जो बड़े नाम हम जानते थे वो सारे आए थे अपना कंडोलेंस देने, और बाहर जो भीड़ जमा हुई थी उन स्टार्स को देखने के लिए, उस दिन हमें पहली बार ये महसूस हुआ कि बाबा कोई शायद बहुत बड़े आदमी थे। फिर कुछ दिन बाद जब स्कूल वापस गए
तो हमारे दोस्तों ने ये हमको कहा, सॉरी, फिर अगले दिन जब न्यूज़पेपर खोला तो देखा कि उनके डेथ की न्यूज़ फ्रंट पेज पे है सारे अखबारों में। तो हमें लगा कि कल जितना सोच रहे थे उससे ज़्यादा बड़े इंसान होंगे वो। कुछ दिन बाद जब स्कूल पहुँचे और स्कूल में हमारे दोस्त मिले हमसे, तो वो एक अलग नज़र से हमें देख रहे थे। और फिर हमें पता चला कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा था उस दिन बॉम्बे में, और रेडियो पे जो कमेंट्री आती थी उन दिनों, टीवी तो था नहीं, लेकिन वो रेडियो कमेंट्री को रोक कर बाबा के डेथ की न्यूज़ अनाउंस हुई थी रेडियो पे। तो हमारे दोस्तों का यही कहना था कि शायद तुम्हारे फादर बहुत बड़े आदमी रहे होंगे कि ऐसा हुआ कि रेडियो पे सारे प्रोग्राम रोक कर ये अनाउंसमेंट हुआ। और उस दिन से लेकर आज तक कमल जी ऐसा है कि रोज़ ऐसा लगता है कि कल जितना बड़ा समझते थे हम अपने पिताजी को, वो आज उससे बड़े हमें दिखने लगते हैं। अपने नाम से जो उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनका नाम उनके व्यक्तित्व से ज़्यादा बड़ा हो गया। जी, और वो सिंपल इतने थे कि हमें घर पे तो पता ही नहीं चलता था। हमारे घर पे सब कुछ था जो एक अच्छे घर पे मतलब वेल टू डू फैमिली में होता है। लेकिन बाबा, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि एक डाइनिंग टेबल और कुर्सियां लगी हुई और हम लोग उधर टेबल पे बैठ के खाने का बहुत शौक़ रहता था, अच्छा लगता था। लेकिन बाबा हम हमेशा ज़मीन पर ही बैठ के खाना खाया करते थे, और हम लोगों को ये कभी उन्होंने भूलने नहीं दिया कि उनकी शुरुआत ऐसी गरीबी में मतलब बचपन उनका कटा है, और ऐसी गरीबी देखी उन्होंने कि पढ़ने से भी उनको पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी। इंटर किया था उन्होंने मथुरा से, लेकिन और तीसरे नंबर पे का रैंक आया था पूरे यूपी में उनका, लेकिन वो आगे पढ़ नहीं पाए क्योंकि पैसों की कमी थी। मैं आऊँगा अगली बात पर। उसके पहले आपने कहा कि जब बहुत सारे लोग आए फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने, तब हमको ये एहसास हुआ कि बाबा का कद क्या था, कितने बड़े थे। कुछ याद है कि सबसे पहले कौन पहुंचा था वहाँ पर और कौन कौन लोग आए थे? कमल जी, ऐसा था कि हमें ये लगता था, क्योंकि हम लोगों को हमारे घर पे ऐसा माहौल था कि हमें लगता था कि शंकर जयकिशन, राज कपूर, मुकेश जी, सलिल चौधरी, एस.डी. बर्मन, ये सभी के घर पे जाते होंगे। ऐसा हमको वो बाद में समझ में आया कि वो कितने बड़े लोग थे जो हमारे घर पे आते थे, लेकिन हमें कभी इस बात का एहसास ना हमारे पेरेंट्स ने होने दिया, ना हमको हुआ। तो हमें बड़ी मतलब आम सी बात लगती थी ये। और आपने क्या पूछा था? कौन सबसे पहले पहुंचा था जब उनकी ये खबर लगी उनके निधन की? जब हम लोग हॉस्पिटल से वापस आए थे तो बॉडी कुछ देर बाद लाई गई थी, पर हमें याद है अच्छी तरह कि हम जैसे ही अंदर एंटर हुए थे तो सबसे पहले देखा था कि नीचे कालीन पर देव साहब बैठे हुए थे। देव साहब यानी देवानंद साहब? जी। चूँकि फिल्मों में तो जब वो सफल हो गए उसके बाद में तो यात्रा काफ़ी अच्छी हो गई, सारी चीज़ें, लेकिन आपने जैसा कि बताया कि जीवन बहुत गरीबी में बीता, बहुत संघर्ष में बीता, बहुत अभाव उन्होंने झेले, और मुझे लगता है कि इसीलिए वो भारत की गरीब जनता के दर्द को समझते थे। उनके बहुत सारे गीतों में वो दर्द आया, लेकिन उनका अपना दर्द जिस गीत में आया है, जो उनके लिए उनका प्रतिनिधि गीत कहा जा सकता है, जिसमें उन्होंने अपने खुद को उतारा, अपने आप को, आप कौन सा गीत याद करेंगे ऐसे मौके पर? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका कि दिल का हाल सुने दिल वाला। उसमें कहते हैं वो, छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा, रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। बाबा के बचपन की कहानी है सिंपल वर्ड्स में। भूख ने बड़े प्यार से पाला।
लेकिन आपको भी उन्होंने बड़े प्यार से पाला। लेकिन जब भूख की बात आती तो घर में जब भूख लगती है तो लोग माँ से कहते हैं, है ना, घर में फिर माँ से फरमाइश की जाती है। मुझे कोई एक प्रसंग इस समय याद आता है जो आपने शायद मेरे साथ शेयर भी किया था, कि आपके बड़े भाई से जुड़ा हुआ वो प्रसंग है जिसके बाद में एक गाने का भी जन्म हुआ। वो कौन सा गाना था, वो प्रसंग क्या था, वो बताइए। हमारे बड़े भाई साहब जब वो छोटे थे तो एक दिन उन्होंने मतलब शिकायत के तौर पे बाबा से कहा था कि मम्मी को टाइम ही नहीं मिलता है, वो किचन से बाहर ही नहीं निकलती, हमारे साथ खेलने का टाइम नहीं मिलता उनको, और जब देखो वो रोटी बनाती रहती हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता बाबा कि हम लोग रोटी का पेड़ लगा लें? तो उस वक्त बाबा एक मुसाफिर नाम की फ़िल्म, जो ऋषिकेश मुखर्जी की पहली फ़िल्म थी, वो उस फिल्म के गाने लिख रहे थे। तो उन्होंने वही यूज़ करके वो गाने में डाल दिया था कि एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूंकती है चूल्हा, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़ें रोटी आम खा लें, काहे करे रोज़ रोज़ तू ये झमेला। और उसमें उन्होंने उनकी तरफ से, मदर की तरफ से एक बेटे के लिए एक वो है मैसेज है कि अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किस घर में पकी, जियो मेरे लाल, तुमको लगे मेरी उम्र जियो मेरे लाल। ये मुन्ना बड़ा प्यारा मुसाफिर फिल्म का गाना था। क्या बात है। और दिनेश भाई, जैसे कि हमने कहा और सुना कि जीवन में बहुत संघर्ष था उनके, और इस गाने में उन्होंने आखिर में जो माँ कहती है कि मेहनत के बिना रोटी नहीं मिलती, और यानी कि वो श्रम के उपासक थे, श्रम का बहुत सम्मान करते थे। और उन्होंने परेल के रेलवे वर्कशॉप में, परेल या माटुंगा रेलवे वर्कशॉप में बहुत दिनों तक काम किया। वो किस पोस्ट पर थे? वो अप्रेंटिस थे, इंजीनियरिंग में अप्रेंटिस थे। अच्छा। हाँ, तो उनमें इंजीनियरिंग में तो सभी काम करने पड़ते थे, वेल्डिंग का भी काम सीखना पड़ता था, दूसरे काम भी, पर उनकी रुचि कविता में थी, तो मशीनों को की आवाज़ पे ही कुछ ना कुछ गुनगुनाया करते थे, उसको रिदम बना के, और तो ऐसा था। और ट्रेड यूनियन में लीडर भी थे, तो वो कविताएं जो लिखते थे वो मतलब ट्रेड यूनियन के हिसाब से, मतलब जो लेबर क्लास के लिए वो लिखते थे। मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए थे और मजदूरों के हितों के लिए वो जो संघर्ष कर रहे थे मजदूर, उसकी वो आवाज़ भी बनते थे। जी, और उनके आज भी हिंदुस्तान में कहीं भी अगर स्ट्राइक होती है तो एक वो स्लोगन वो तो हमेशा बोला ही जाता है कि हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। ये बाबा की एक कविता के दो पंक्तियां हैं कि हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। और उनके तो बहुत सारे गीत जो हैं, गैर फिल्मी गीत, वो जनगीत के रूप में भी प्रचलित हैं, गाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये आजकल काफ़ी बजने लगा है फिर से, और लोग गाने लगे हैं, ये तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं पे स्वर्ग है उतार ला ज़मीन पर। ये बाबा की का ही नॉन फिल्म गाना है। इसमें कोई संदेह नहीं दिनेश भाई के अपने गीतों के ज़रिए हमारे दिलों में आशा का दीप जलाते रहे, हमारे हारे हुए मन को हौसला देते रहे उनके गाने। उन्होंने अपने गीतों में भावों की जो प्राण प्रतिष्ठा की है, जब वो स्पंदित होते हैं, कहीं गूंजते हैं हमारे आसपास, वो गाने फिर से हमारे जीवन को एक नई उम्मीद से भर देते हैं। तो एक गीतकार के रूप में उनकी लंबी यात्रा रही, बड़ी गौरवशाली यात्रा रही, और हर गीत उनका अपने आप में किसी हीरे से कम नहीं है। 24 कैरेट का जो कहते हैं गोल्ड होता है, वो वाली बात है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये दिलचस्पी है कि उनकी ये यात्रा शुरू कैसे हुई, क्योंकि कई लोग ये जानते हैं कि शायद शुरू में उन्होंने मना भी कर दिया था कि मैं फिल्मों के लिए गाने नहीं लिखूंगा। सच क्या है ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये संयोग कैसे हुआ और फिल्मों के लिए गीत लेखन की शुरुआत कैसे हुई। ओपेरा हाउस सिनेमा के बराबर सामने एक प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन हुआ करता था, जो बाद में इप्टा का जन्म हुआ वहीं से। तो वहाँ
ये जो कवि और कुछ शायर वहाँ आके अपना कलाम सुनाते थे और जनरल ऑडियंस के लिए खुला रहता था वो। तो एक बार बाबा ने अपनी कविता जलता है पंजाब नाम की एक कविता थी जो उन्होंने पार्टीशन के बारे में लिखी थी, क्योंकि वो पैदाइश उनकी रावलपिंडी की थी, तो उनको काफ़ी दुख हुआ था, पार्टीशन उन्होंने देखा था कैसे क्या हुआ था, तो उसके ऊपर वो कविता लिखी थी जलता है पंजाब। तो जैसे ही उन्होंने सुनाया और सुनाकर ख़त्म हुई कविता, तो ऑडियंस में से एक बहुत ही हैंडसम नौजवान आए उनके तरफ और उनसे अपनी पहचान उनकी ये थी कि उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि मैं पृथ्वीराज कपूर का बेटा हूँ और मैं एक फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम आग है और आपकी ये कविता हमारी फ़िल्म में फिट भी होती क्योंकि फ़िल्म मेरी पार्टीशन के बारे में है, तो आप बाकी गाने भी आप लिखिए। तो बाबा ने उनकी तरफ देखा और बोला कि मेरी कविताएं मैं बेचना नहीं चाहता और ना कभी बेचूंगा, तो आप किसी और को ले लें, मैं नहीं कर पाऊंगा फिल्मों में काम। तो राज साहब ने जाते जाते उनके पॉकेट में अपना कार्ड छोड़ दिया कि जब मन करे कभी आ जाना हमारा ऑफिस से, इधर फेमस महालक्ष्मी में, उस टाइम आरके स्टूडियोज़ नहीं बना था, तो फेमस महालक्ष्मी का ऑफिस का पता था उसके ऊपर, तो वो उनके जेब में डाल के वो चले गए और आग बन चुकी। हालांकि इतनी सक्सेसफुल नहीं रही वो, पर गाने फिर भी अच्छे थे उसमें। राम गांगुली का म्यूज़िक था और शंकर जयकिशन असिस्टेंट थे। फिर राज साहब ने शुरू की थी बरसात, और बरसात के में टोटल 9 गाने थे जिसमें से 7 ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके थे। और एक दिन एकदम से राज साहब अपने ऑफिस में बैठे थे फेमस में और बाबा अंदर आए और उनसे ऐसे ही पूछा कि पहचाना मुझे? तो बोले हाँ तुम तो कवि हो, कहो कैसे आना हुआ? बोले मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, हमारे सबसे बड़े भाई साहब के पैदा होने वाले थे, तो उन्होंने बोला मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो मुझे इस वक्त 500 रुपये की सख्त ज़रूरत है। तो राज साहब, जैसे उनके मामा जी जो अभी भी ज़िंदा हैं, विश्व मेहरा जी, वो बताते हैं कि राज साहब के पास खुद 300 रुपये थे जेब में। उन्होंने अपने ऑफिस बॉय को भेजा कि बगल वाले ऑफिस से बोलो, वो ऑफिस में जाके बोलो कि 200 रुपये दे दें और बोल देना कल लौटा दूंगा। तो अब मामा जी जो थे वो राज साहब को एक तरफ ले गए, बोले कि इस आदमी का हुलिया देखा है, क्योंकि 500 रुपये 1949 में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो राज साहब ने बोला तुम आप अपने काम से काम रखिए, मुझे जो करना है मैं करूँगा। बोले ये कभी वापस नहीं दे पाएगा। बोले वो आप उसकी चिंता आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मुझे जो करना है करने दीजिए। और उन्होंने बाबा को 500 रुपये फ़ौरन दे दिए। बाबा ने कहा कि मैं शायद छोटी नौकरी करता हूँ तो शायद कुछ वक्त लग जाए, पर मैं लौटा दूंगा ज़रूर। उन्होंने बोला तुम पहले अपना काम करो जाके, तो वहाँ से भेज दिया। फिर कुछ हफ्ते बाद बाबा आए वापस और कहा कि ये पैसे मैं लौटाने आया हूँ। तो राज साहब ने उनकी तरफ देखा और कहा कि क्या तुमने क्या मुझे मनी लेंडर समझा है कि मैं पैसे दूंगा और तुम लौटा दोगे आके और फिर मैं इंटरेस्ट ले लूँगा? ऐसा मैं काम नहीं करता हूँ। तो बाबा ने कहा कि पर पैसे तो लौटाने हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ लौटाने तो हैं, मैं तो लेके ही रहूँगा। बोले कैसे लौटाऊँगा? बोले कि अभी बरसात में 2 गाने बाकी हैं, वो 2 गाने तुम लिख दो। और वो 2 गाने लिखे। पहली बार फिल्म बरसात में पहली बार हिंदी सिनेमा में एक टाइटल सॉन्ग बनाया, बरसात में हमसे मिले तुम, वो पहला गाना था। और सेकंड गाना था पतली कमर है तिरछी नज़र। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। वहाँ से शुरुआत हुई। और एक बात और मैं बता दूं कमल जी कि उस टाइम से लेके मेरा नाम जोकर तक वो 500 रुपये महीना ही उनकी तनख्वाह होती थी आरके स्टूडियोज से।
और वो उसी पे उन्होंने एंड तक काम किया था 500 रुपये महीने पे। क्या बात कर रहे हैं, और ये जान के बड़ी हैरानी होती है। लेकिन बहरहाल दिनेश जी, फिल्म बरसात से जो बरसात शुरू हुई शैलेंद्र जी के गानों की, वो उनकी अंतिम समय तक उनके लिखे गानों की बरसात में लोग भीगते रहे, उसका आनंद उठाते रहे। बरसात तो नहीं कह पाएंगे आप, क्योंकि बरसात हो गई, बरसात बहुत ही सुपरहिट फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ग्रॉसर रही। और लेकिन जब राज साहब ने अगली फिल्म शुरू करने के लिए वो सोच रहे थे कि अगली फिल्म शुरू करें, आवारा उनकी अगली फिल्म थी, तब बाबा ने फिर मना कर दिया। बोला कि मैंने कहा था मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने रेलवे की नौकरी नहीं छोड़ने वाला हूँ और मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर राज साहब ने बहुत मनाया, पर बाबा नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने बोला अच्छा स्टोरी तो सुन सकते हो। बोला हाँ स्टोरी सुन सकते हैं। तो बोले चलो गाड़ी में बैठो। तो राज साहब ने गाड़ी में बैठाया बाबा को और वो ले गए जुहू में के अब्बास के घर। के अब्बास साहब बहुत बड़े राइटर हुआ करते थे और आवारा फिल्म वो लिख रहे थे। दर्शकों को हम बता दें, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, जिन्होंने साथ हिंदुस्तानी बनाई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब ने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो अब्बास साहब के घर पहुँचे तो अब्बास साहब ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बाबा की तरफ और राज साहब से मिले और बातचीत हुई कुछ। तो राज साहब ने बोला अब्बास साहब शुरू कर दीजिए। तो अब्बास साहब ने पूरी फिल्म आवारा का नरेशन शुरू किया और आवारा काफ़ी लंबी फिल्म भी थी, तो 2-2.5 घंटे लग गए थे पूरा नरेशन में, क्योंकि डायलॉग के साथ उन्होंने सुनाया था। और जैसे ही ख़त्म किया तो अब्बास साहब ने राज साहब की तरफ देखा कि उनका रिएक्शन चाहिए था उनको। तो राज साहब ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने बाबा की तरफ देखा और पूछा कि कविराज क्या बोलो। तो बोला कि स्टोरी बहुत अच्छी है। बाबा ने कहा, बोले मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, स्टोरी तो अच्छी है ही, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्या आया। तो तपाक से बाबा बोले कि गर्दिश में था पर आसमान का तारा था, आवारा था। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। और अब्बास साहब एकदम चौंक गए, बोले इस आदमी का नाम फिर से बताओ, इसने मेरी 2.5 घंटे की नरेशन एक लाइन में कह दी है, पूरी स्टोरी उसने एक लाइन में सुना दी है। फिर राज साहब ने बैठ के बाबा को समझाया कि देखो कितनी आसानी से तुम्हारे दिमाग में ये बात आ गई, तो तुम यू आर मेड फॉर दिस प्रोफेशन, तो तुम मत मुंह मोड़ो इससे, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। और बाद में यही पंक्तियां फिर उस गाने में भी आई जी। और फिर वहाँ से फिर आवारा के गाने लिखने शुरू किए बाबा ने, और बहुत ही खूबसूरत गाने लिखे थे और आवारा भी सुपर हिट हुई थी। और गाने म्यूज़िक शंकर जयकिशन की फिर से और बहुत हिट हुई थी। और आरके स्टूडियोज़ ऑलरेडी बरसात के बाद बनना शुरू हो गया था। आवारा में पहली बार हिंदी सिनेमा में एक ड्रीम सीक्वेंस पिक्चराइज हुआ था, जो राज साहब ने जो नया बन रहा था आरके स्टूडियो, जब छत भी नहीं बनी थी उसकी, तब उधर ही पिक्चराइज हुआ था गाना, ये तेरे बिना आ गई चांदनी तू आजा, और बाबा ने ही गाना लिखा था वो। तो आवारा के भी सारे गाने हिट हुए थे, हसरत जयपुरी के और बाबा के दोनों के गाने सब। वैसे तो जो फिल्म संगीत के शौकीन अब याद करते हुए शैलेंद्र जी के लिए भी शायद यही कहते हैं कि तेरे बिना आ गई ये चांदनी, बहुत मिस करते हैं उनको। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ राज कपूर साहब का दखल था, लेकिन जब सिने संगीत की बात करते हैं तो सबसे बड़ी ट्यूनिंग जो होनी चाहिए वो एक गीतकार और संगीतकार के बीच होनी चाहिए। तो शंकर जयकिशन के साथ उनका ये जो एक जो कहते हैं ना कि मोहब्बत जिसको कहते हैं, एक समझदारी जो होती है, उसका जो रिश्ता होता है, वो कहाँ से और कैसे मजबूत हुआ। और जब शंकर जयकिशन ने उनके लिए गाने बनाए, उनका क्या रिएक्शन था पहली मुलाकात में? शंकर जयकिशन और बाबा और हसरत जयपुरी की दोस्ती और एक ग्रुप उसी वक्त से बन गया था, और ऐसा ग्रुप बना कि कोई हिला नहीं सकता था वो ग्रुप। और लेकिन एक
बीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि एक कॉलेज गर्ल नाम की फिल्म थी, वो शंकर जयकिशन के पास आई और उसमें उनको मतलब जो राइटर थे एक वो भी गीत लिखते हैं, वो बहुत खूबसूरत गीत उन्होंने भी लिखे हैं लाइफ में। तो उन्होंने शंकर जयकिशन को ये ऑफ़र दिया कि ये मद्रास की फ़िल्म है और आपको सारे पैसे एक साथ मिल जाएंगे और यहाँ जो बॉम्बे में मिल रहा है उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और वो शंकर जयकिशन ने फ़िल्म साइन कर दी। जब ये बात बाबा को पता चली तो बाबा को बहुत गुस्सा आया और वो हसरत जयपुरी जी हमारे घर के बहुत नज़दीक रहते थे। वो अपनी गाड़ी खुद चला के हसरत जयपुरी के पास गए और कहा कि बैठो गाड़ी में। तो हसरत जयपुरी को भी समझ में नहीं आया, वो रास्ते में बताया उन्होंने। वो सीधा लेके हसरत जयपुरी को पहुँचे शंकर जयकिशन के म्यूज़िक रूम में, जो फेमस महालक्ष्मी में ही था। वहाँ जब देखा कि शंकर जयकिशन दोनों नहीं हैं तो उन्होंने वो ऑफिस बॉय को बुलाया, बोला एक पेपर दो, और पेपर पे पेन निकाल के उन्होंने कुछ लिख के बोला उनको तो पढ़ना आता नहीं है तो तुम पढ़ के सुना देना उनको। और ये कह के वो चले गए। अब राज साहब तक बात पहुंची कि शैलेंद्र और हसरत जयपुरी का शंकर जयकिशन से झगड़ा हो गया और दोनों पार्टीज़ ने कसम खा ली कि एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। तो राज साहब ने चारों को बुलाया था चौपाटी बीच पे और वहाँ ये अनाउंस किया कि मैं फ़िल्म बनाना बंद कर रहा हूँ। तो चारों ने पूछा कि आप फिल्म बनाना क्यों बंद कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि तुम लोग अगर एक दूसरे के साथ काम नहीं करोगे तो मैं तो फिल्म बना नहीं सकता हूँ। तो उन लोगों ने बोला कि फिर राज साहब ने सुलह कराई कि ठीक है, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो। वहाँ शंकर जयकिशन ने कसम खाई थी कि टिल डेथ हम किसी तीसरे राइटर के साथ काम नहीं करेंगे। और वो वादा उन्होंने मेरा नाम जोकर में जब बाबा की डेथ हुई, मेरा नाम जोकर के बनते हुए, तब तक वो वादा उन्होंने अपना निभाया। और बाबा के गुजर जाने के बाद ही नीरज साहब की एंट्री हुई थी मेरा नाम जोकर में। इस कहानी के आगे कुछ ऐसी मतलब बहुत मज़ेदार किस्सा बनता है कि कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि बाबा पहुँचे शंकर जयकिशन के म्यूज़िक रूम में। तो शंकर जी हारमोनियम लेके बैठे हुए थे और बोला कि शैलेंद्र जी वो मुखड़ा तो अच्छा बन गया है, बाकी अंतरे लिख दो। तो बाबा ने बोला कि मैंने कोई मुखड़ा तो लिखा नहीं है। बोले नहीं, वो तुमने उस दिन गुस्से में आके जो 2 लाइन लिख के गए थे ना, उसका मुखड़ा अच्छा बन गया है। वो गाना था रंगोली फिल्म का, छोटी सी ये दुनिया। बाबा ने लिखा था, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। तो ऐसे वो गाना बन गया था, मतलब वहाँ से फिर। दिनेश भाई, आपने अभी राज कपूर साहब पर जिक्र किया और आपने मुझसे कभी ये शेयर किया था कि एक गाना जो शैलेंद्र जी ने किसी और फिल्म के लिए लिखा था, अब वो गाना बाद में राज कपूर साहब ने ले लिया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि स्टूडियो में अचानक उन्होंने वो गाना खड़े खड़े लिख दिया। वो बड़ा इंटरेस्टिंग, ये लेक टंडन जी ने ये किस्सा सुनाया था। आम्रपाली बन रही थी तो लेक टंडन जी का रिहर्सल हो चुके थे, सब गाना कंफर्म हो गया था और लता जी भी पहुंच गई थी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग में, और शंकर जयकिशन की म्यूज़िक थी। तो रिहर्सल चल रहे थे तो इतने में राज साहब का फ़ोन आया और राज साहब ने शंकर जी से बात की और पूछा कि शंकर जी कौन सा गाना चल रहा है? बोले लेक टंडन की फिल्म का आम्रपाली का गाना है। तो बोला मुझे सुनाओ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो लता मंगेशकर को बोला कि राज साहब सुनना चाहते हैं गाना। तो पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ उन्होंने फ़ोन पे ही राज साहब को सुनाया। जैसे ही गाना ख़त्म हुआ, राज साहब ने बोला कि वो लेक को फ़ोन देना। अब लेक टंडन ने जैसे ही फ़ोन लिया तो राज साहब ने कहा उनसे कि लेक तुम अपने लिए कुछ दूसरा गाना बना लो,
ये गाना मुझे पसंद है और ये मेरी फिल्म मेरा नाम जोकर में यूज़ मैं करना चाहता हूँ। तो अब लेक टंडन राज साहब के असिस्टेंट रहा करते थे, तो वो मना भी नहीं कर सकते थे, और शंकर जयकिशन और शैलेंद्र भी नहीं मना कर सकते थे राज साहब को। तो लता जी सब एकदम स्तब्ध रह गए थे। तो लता जी ने हारमोनियम अपनी तरफ खींचा, बोले क्या है, हम लोग नया गाना बना लेंगे ना अभी के अभी। अच्छा। तो लता जी हारमोनियम पे कुछ ऐसे कुछ सुर लगाने लगी, और शंकर जयकिशन दोनों खड़े हो गए वहाँ, बाबा भी खड़े थे, और वहीं मुखड़ा तैयार हो गया, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, वो आम्रपाली के गाना का। अच्छा, मुखड़ा तो हो गया। अब लता जी ने पूछा शैलेंद्र जी आगे अंतरे। बोले लता जी ऐसा है कि अंतरे ऐसे मतलब मशीन तो हूँ नहीं मैं, ये मुखड़ा हो गया है, अंतरे आप एक काम करें, सुबह का टाइम था, बोला आप एक काम करें, सब म्यूजिशियंस को घर भेज दीजिए, आप भी घर जाइए, 3 बजे की रिकॉर्डिंग रख लीजिए, मैं तब तक अंतरे लेके आ जाता हूँ। तो लता जी ने बोला ठीक है। तो वो खुशी खुशी चली गई कि मैं 3 बजे लौट जाऊँगी, आ जाऊँगी वापस। अब बाबा ने लेक टंडन को गाड़ी में बैठाया अपने, और वो चले गए वहाँ, मतलब पहले आर्यमिल कॉलोनी गए, फिर नेशनल पार्क गए, फिर इधर उधर घूमते रहे, और कुछ गाना वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। तो लेक जी बड़े टेंशन में आ गए थे। तो उन्होंने बोला कि शैलेंद्र जी क्या करेंगे, लता भाई तो आ जाएंगे 3 बजे। तो बाबा ने बोला कि यार कुछ हो नहीं रहा है लेक, तो एक काम करते हैं कि हम लोग चलते हैं। और तो बोला कि लता जी के सामने मैं नहीं जाने वाला, और उनकी डेट वेस्ट करना मतलब समझो क्या हो जाएगा। तो बोले कि नहीं, मैं बात कर लूँगा लता भाई से, आप चिंता मत करो। लेक टंडन को बोले मामा। वहाँ आए वापस, तो लेक जी बाहर ही रुक गए, और लता जी अंदर कैबिन में, जो सिंगर का कैबिन होता है, कांच का कैबिन होता है, तो वहाँ अंदर वो माइक के सामने खड़ी हुई थी और रिहर्सल कर रही थी, वो बार बार मुखड़ा गा रही थी। तो लेक जी बताया करते थे कि बाबा ने लेक जी को बोला तुम बाहर ठहरो, मैं जाता हूँ, और वो कैबिन में चले गए सिंगर के। और लेक जी बाहर से देख रहे थे कि बाबा और लता मंगेशकर का कॉन्वर्सेशन कुछ बहुत ही हीटेड कॉन्वर्सेशन कुछ चल रहा था अंदर। तो उन्होंने वो भी क्यूरियस थे कि हो क्या रहा है, लता जी डांट रही हैं, क्या हो रहा है। तो उन्होंने अंदर का माइक ऑन कर दिया चुपचाप। तो जो पहले वर्ड्स उनके कान में आए वो ये था कि लता जी बोल रही है कि शैलेंद्र जी 3 अंतरे तो हो गए ना, और क्यों आप टेंशन ले रहे हो गए ना 3 अंतरे, अच्छे हैं। तो लेक जी रो पड़ते थे ये सुनाते सुनाते कि उस आदमी ने, बोले वो या तो इतना टैलेंटेड था, या लता मंगेशकर का इतना वो फियर था कि उसने खड़े खड़े 3 अंतरे लता जी को उधर ही सुना दिए, जो दिन भर में नहीं कर पाए, वो ऐसे 5 मिनट के अंदर उनको सुना दिए थे 3 अंतरे बना के, और एक से एक खूबसूरत अंतरे। वो गाना सुनिएगा कभी तो आपको। नहीं, वो गाना मैंने कई बार सुना है, रेडियो से कई बार श्रोताओं के लिए प्रसारित किया है। मुझे लगता है कि जैसे शैलेंद्र जी के भीतर भावों की, शब्दों की एक नदी बहती थी, और वो उस नदी में फिर वो उन्होंने दूसरों को भी स्नान करवाया। नहीं, पर कमल जी मैं मतलब बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं था कि हर गाने में इतना इजीली हो जाता था उनसे। कई बार हुआ कि बहुत आसानी से लिख दिया उन्होंने गाना, लेकिन ऐसा भी होता था कि कभी कभी वो एक गाना लेके फंस जाते थे। और ये बात आर.डी. बर्मन ने एक बार किसी रेडियो प्रोग्राम में सुनाई थी, वहाँ से हमने भी, हमको पता चला था ये किस्सा कि एस.डी. बर्मन परेशान हो गए थे शैलेंद्र जी को लेके, कि वो टाइम आ रहा था रिकॉर्डिंग का, और वो ट्यून तो बन चुकी थी, उन्होंने ट्यून सुना भी दी थी, लेकिन बाबा ने कुछ एक वर्ड नहीं लिखा था। तो एस.डी. बर्मन बहुत नाराज़ हुए। बाबा इंसिडेंटली पहुँचे उनके घर, तो एस.डी. बर्मन ने तो गुस्से में ये बोला कि शैलेंद्र मैं तंग आ गया हूँ, अभी मैं अपने बेटे को साथ में, मतलब आर.डी. बर्मन की तरफ इशारा करके बोला कि तुम जाओ इनके साथ, और जब तक गाना नहीं देंगे तब तक वापस नहीं आना। तो आर.डी. बर्मन भी फंस गए। बाबा ने बोला अब क्या करें, तो उनको बोला कि आप बैठ जाओ गाड़ी में। तो वो गाड़ी में बैठा दिया आर.डी. बर्मन को, वो चले गए, उनका काम था शंकर जयकिशन के साथ। तो शंकर जयकिशन के म्यूज़िक रूम में पहुँचे, तो जयकिशन जी ने आर.डी. बर्मन को देखते ही बोला कि क्यों भाई
क्या तुम्हारे फादर को ट्यून की कमी पड़ गई कि ट्यून हमसे ट्यून चुराने आए हो? तो वो हंस पड़े, बोले नहीं ऐसा है कि मेरे पिताजी ने कहा है कि जब तक गाना नहीं देंगे शैलेंद्र जी घर वापस मत आना। तो जयकिशन जी ने बोला कि नहीं नहीं, पहले हम लोग का काम करें, तुम बैठो, हम लोग का काम अभी पहले करेंगे फिर आगे। तो फिर वो उनके साथ जो सिटिंग थी शंकर जयकिशन के साथ वो ख़त्म हो गई। वहाँ से फिर R.D. बर्मन को बैठाया, खाना खिलाया, इधर उधर घुमाया फिराया, पर एक वर्ड नहीं निकला। शाम हो गई, शाम भी बीत गई, रात हो गई। तो कुछ 9:30 बजे के करीब बाबा ने R.D. बर्मन को बोला कि यार पंचम एक काम करते हैं, हम लोग जुहू बीच चलते हैं। तो बोले कि जुहू बीच पे एकदम सन्नाटा, बस सिर्फ चांद और लहरें दिख रही थी उनको। और बोले कि पहले उन्होंने बोला कि ज़रा माचिस देना, मुझे सिगरेट जलानी है। मतलब मैं वो R.D. बर्मन ने सुनाया कि वो खुद घबरा गए कि इनको मालूम है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, कहीं इन्होंने मेरे फादर को बता दिया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगा। खैर उन्होंने माचिस निकाल के दे दी, बाबा ने सिगरेट जलाई, बोला ट्यून सुनाओ। तो R.D. बर्मन ने उसी माचिस पे रिदम देते हुए ट्यून सुनाया। तो बाबा की सिगरेट आधी भी ख़त्म नहीं हुई थी। उन्होंने बोला मुझे लग रहा है कि शायद आज तुम घर जा सकते हो। तो R.D. बर्मन ने पूछा सच? बोला हाँ। तो पेपर कहीं मिला नहीं, तो सिगरेट के अंदर का जो कागज़ होता है वो निकाल के उससे पेन निकाल के और उस पर लिख दिया कुछ। और पंचम को बोला कि अब ये ले जाना, तुम्हारे डैडी पूछेंगे तो ये दिखा देना उनको गाना। तो बोला ठीक है। तो वो चले गए। अगले दिन सुबह जब S.D. बर्मन ने देखा R.D. बर्मन घर पे सो रहे, तो उठाया, बोला तुम गाना लेके आए हो? बोला हाँ। बोले कहाँ है? तो बोले जेब में से वो सिगरेट का कागज़ निकाला, उस पे लिखा था खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी। क्या बात है। और जब हम R.D. बर्मन की बात करते हैं, सचिन देव बर्मन की बात करते हैं, दोनों पिता पुत्र प्रतिभाशाली, अद्भुत। और बाबा ने राहुल देव बर्मन की भी पहली फिल्म जो थी छोटे नवाब, ये देखिए उसके लिए भी गाने लिखे थे। बहुत इसका भी मतलब ऐसा था कि S.D. बर्मन ने मना कर दिया था R.D. बर्मन को कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, तुम मत इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर बनो। और ये एक्चुअली एक गुरुदत्त जी एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था राज। वो उसके लिए वो R.D. बर्मन को साइन करना चाहते थे और बाबा को साइन किया था एज लिरिसिस्ट। तो बाबा ने S.D. बर्मन को बोला कि आप, S.D. बर्मन ने बोला कि मैंने सारे गीतकारों को मना कर दिया है कि मेरे बेटे के साथ काम नहीं करेंगे। तो बाबा ने बोला सबको मना किया होगा, मैं करूँगा, आपके बेटे में बहुत टैलेंट है और मैं करूँगा। तो बाबा ने S.D. बर्मन की बात नहीं मानी और R.D. बर्मन के साथ 2 गाने रिकॉर्ड हुए थे राज फिल्म के। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बन नहीं पाई। तो फिर एक R.D. बर्मन को दूसरी फिल्म जो मिली थी, जो फाइनली उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी छोटे नवाब नाम की। तो उसमें जो एक राज का एक गाना था, घर आजा घिर आई बदरा संवरिया, बहुत ही मीठा था, बहुत ही स्वीट गाना, तो लता मंगेशकर जी ने गाया था। तो वो गाना यूज़ हुआ था और बाकी सारे गाने छोटे नवाब के शुरुआत, जो करियर की शुरुआत थी वो उसी फिल्म से हुई थी, छोटे नवाब से। फिल्म का नाम तो छोटे नवाब है, लेकिन अगर मैं राहुल देव बर्मन की बात करूं, शैलेंद्र जी की बात करूं, तो ये तो अपने फील्ड के बड़े उस्ताद थे, बड़े नवाब थे। और राहुल देव बर्मन साहब के पिता यानी कि सचिन देव बर्मन साहब, उनके साथ शैलेंद्र जी ने बहुत बहुत काम किया। लेकिन मुझे याद आता है उनकी फिल्म गाइड का एक किस्सा, जो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सुनने में आया था कि पहले शैलेंद्र जी उस फिल्म के साथ में जुड़े नहीं थे। कितनी सच्चाई है इसमें? ये बिल्कुल सच बात है। पहले किसी और गीतकार को के साथ 2 गाने रिकॉर्ड भी हो गए थे गाइड के, और जब उनको पसंद नहीं आए वर्ड्स, तब उन्होंने बाबा को बुलाया था S.D. बर्मन ने। और बाबा को भी अच्छा नहीं लगा था ये बात कि आई एम द सेकंड चॉइस। पहले किसी और के साथ उन्होंने 2 गाने रिकॉर्ड कर लिए थे। तो बाबा ने बोला कि मैं आजकल पैसे बहुत ज़्यादा लेता हूँ। उन्होंने सोचा शायद ज़्यादा पैसे मांग लेंगे तो मना कर देंगे देवानंद और विजयानंद, पर उन्होंने जब पैसे बोले तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया
और कहा कि अच्छा ठीक है, मिल जाएंगे आपको इतने पैसे। तो बाबा भी अब फिर निकल नहीं पाए उस सिचुएशन से, तो उन्होंने बोला पहले तो उस दूसरे राइटर को इतने पैसे आप, जो उनका फुल एंड फाइनल अमाउंट तय हुआ, वो मेरे उसमें से पहले उनको दे देना, उनका लेटर ले आना, और मैं आप स्टोरी सुनाओ। तो जब स्टोरी सुनाई तो वहीं बैठे बैठे उन्होंने दिन ढल जाएगा मुखड़ा वहीं बैठ के। एस डी बर्मन के साथ एक और बहुत मतलब ये हमारा पर्सनल किस्सा है, तो हम वो भी शेयर करना चाहते हैं कि जब कमाल हसन की फिल्म लेडीज़ ओनली बन रही थी, तो म्यूज़िक हमने अन्नू मलिक को लिया था म्यूज़िक के लिए, और गाने आनंद बख्शी जी लिखने में था। तो बख्शी जी के साथ मैंने कभी मतलब उनका एक तो चेहरा देख के एक तो डर सा लगता था, और मतलब हम पहुँचे उनके घर पे पहले गाने की सेटिंग के, तो अन्नू मलिक आने वाला था, हम पहले पहुंच गए थे। तो शुरुआत की तो हमने भी थोड़ा सा, हम नर्वस भी थे, तो बख्शी साहब से बातचीत शुरू की, हमने बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, यहाँ गाना है। तो उन्होंने वो ऐसे करके सिगरेट पीते थे, यहाँ सिगरेट रहती थी और ऐसे करके पीते थे। तो वो बोले कि वो पी रहे थे सिगरेट, और मेरी तरफ देख के बोले तुम्हारे बाप की वजह से ना एक बार मुझे एस डी बर्मन के फर्स्ट फ्लोर से कूदना पड़ा था। तो हम घबरा गया, हम और घबराहट होने लगी। हमने बोला ये क्या किस्सा है? तो हमने बोला क्या हुआ? बोले यार तुम्हारे फादर ना एस डी बर्मन को बड़ा परेशान कर रहे थे कोई गाने को लेके। तो एस डी बर्मन ने गुस्से में आके मुझे बुला लिया कि आओ आनंद ये गाना तुम लिख दो। तो बातचीत चली रही थी, इतने में उनके घर पे जो काम करता था वो भागा भागा आया, बोला शैलेंद्र जी की गाड़ी अभी गेट के अंदर आई है। तो एस डी बर्मन ने बोला भागो। वो घबरा गया क्योंकि वो उनको भी मालूम था कि बाबा को गुस्सा आएगा ये बात सुन के। तो वो उन्होंने तो बख्शी साहब दरवाजे की तरफ भागने लगे। बोले यहाँ से तो वो आने वाला है, तुम यहाँ से भागो। बोले मैं खिड़की से कूद के और ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचा हूँ और मैं भागा हूँ उधर से। ऐसा हुआ था। तो फिर वो भी हंसने लगे फिर कि ऐसा तुम्हारे फादर का ऐसा रुतबा था और ऐसे डरते थे लोग, मतलब बरबंदा भी डरते थे। बरबंदा की आपने बात की, और उनके साथ फिर मुझे एक नाम और याद आता है, बिमल रॉय साहब का, जिनकी फिल्म बंदिनी, अद्भुत गाने उसमें, ख़ासों से वो आशा जी का गाया गीत जो अब के बरस भेज भैया को, फिर वो हम चाहे मुकेश जी के गाया गीत की बात करें, खुद सचिन दा ने जो गाना गाया था मेरे साजन हैं, उससे जुड़ा हुआ कोई प्रसंग हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए बिमल रॉय तो मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ही वॉज़ वन ऑफ द मास्टर्स ऑफ सिनेमा जो हिंदुस्तान में रहे हैं। और उनकी पहली प्रोडक्शन की पहली फिल्म जो थी 2 बीघा ज़मीन, वहाँ से बाबा जुड़े थे उनके साथ। हालांकि सुजाता में मजरू साहब के गाने थे, गीत थे, और एस डी बर्मन की म्यूज़िक थी। और लेकिन सलील चौधरी और शैलेंद्र जी के 2 बीघा ज़मीन, फिर मधुमती, फिर ऐसे कई फिल्में उन्होंने की थी। उस पर सवाल मेरा है, मैं आऊँगा, लेकिन मैं ये जो किस्सा है ना आपका। और बंदिनी में बाबा को साइन किया था, बंदिनी के सारे गाने लिखने के, वो एस डी बर्मन के साथ थे। तो बहुत ही अच्छा काम चल रहा था। पर इतने में तब तक बाबा ने अपनी फिल्म तीसरी कसम की शुरुआत कर दी थी। और सबसे पहले काम उनके डायरेक्टर ने ये किया कि वो डायरेक्टर बन गए थे बासु भट्टाचार्य। तो सबसे पहले उन्होंने काम किया कि बिमल रॉय की बेटी के साथ उनका लव अफेयर चल रहा था, तो उन्होंने उनको घर से भगा के शादी कर ली। अब इसमें बाबा ने उनकी पूरी सहायता की थी, हर तरीके से अपनी गाड़ी भी दे दी थी कि जाओ पंचगनी जाओ हनीमून के लिए। ये बिमल रॉय को जब पता चला तो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने बोल दिया कि अब शैलेंद्र काम नहीं करेगा बंदिनी में। और तो फिर जब वापस आए तो फिर सुलह हो गई। तो फिर उन बाकी गाने जो भी बचे थे बंदिनी के वो बाबा ने ही लिखे थे। और क्योंकि बिमल रॉय खुद बहुत लाइक करते थे बाबा को। दिनेश भाई, एक समय था कि जब मेलोडी जो थी ना वो संगीत की बंदिनी थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि वो उससे आज़ाद हो गई है। कुछ भी अनाप शनाप संगीत हमें सुनाई पड़ता है। सलील दा की बात निकली थी, एक ऐसी सलील सरिता उनके संगीत की जिसमें डूबने का बार बार मन करता है। उनके साथ उनका एक बहुत प्यारा एसोसिएशन भी रहा, बहुत शानदार खूबसूरत गाने। अगर हम परख की बात करते हैं, मधुमती की बात करते हैं,
तो 2 बीघा ज़मीन का भी जिक्र आया, जो बिमल दा की एक बड़ी अद्भुत फिल्म है। उस फिल्म की कहानी को लेकर के भी बहुत सारे किस्से सुने जाते हैं, और उसमें जो गाने लिखे शैलेंद्र जी ने कि अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, हरियाला मौसम ढोल बजाता आया। तो 2 बीघा ज़मीन जो है, एक तो हमने ये सुना है कि ये जो शीर्षक है ये कहीं किसी कविता से लिया गया, उसके बाद में फिर इसको कहानी का रूप दिया गया। उसके बारे में कुछ बताइए। जो हमने बात सुनी है वो ऐसा हुआ कि एक बार बिमल रॉय और सलिला आपस में बात कर रहे थे, और रविंद्रनाथ टैगोर की बात चल रही थी। तो ऐसे ही सलील चौधरी ने किताब उठाई और उसमें से पढ़ने लगे एक कविता। तो उसमें 2 बीघा ज़मीन के बारे में कुछ लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता में। तो सलीला ने ऐसे ही पढ़ के बोला कि बिमल दा, एक तो पूरी मतलब स्टोरी बन सकती है फिल्म की सिर्फ ये इस लाइन पे। तो बोला कि अच्छा, तुम बना सकते हो ऐसी स्टोरी? बोले हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। बोले ठीक है, लिख के आओ। तो सलील चौधरी लिख के ले गए कुछ दिन बाद, और सलील चौधरी खुद भी कवि थे, और वो एक बहुत खूबसूरत स्टोरी उन्होंने लिखी थी, जो इमिग्रेंट्स होते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं नौकरी करने और काम करने, और ताकि अपने घर पे खुशहाली देख सकें। तो उस पर थी बलराज साहनी मेन रोल कर रहे थे। और वहाँ से फिर सलील चौधरी से पूछा गया कि गीतकार किसको लोगे? तो उन्होंने बोला कि शैलेंद्र जी के साथ मेरा अच्छी ट्यूनिंग होती है। सो शैलेंद्र जी को बुलाया गया और बिमल रॉय ने स्टोरी सुनाई, और वहाँ से शुरू हुई। परख जब बन रही थी जी, इसमें बहुत मज़ेदार है बात कि परख में ओरिजिनली बिमल रॉय ने सोचा था, बिमल रॉय ने सलील चौधरी और बाबा को बुलाया और कहा कि मैं बिना गानों की फिल्म बनाने वाला हूँ। तो सलील चौधरी और बाबा दोनों मतलब बड़े बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना गानों की फिल्म बना ली। तो बोला कि मैं बिना गानों की फिल्म, पर इसमें एक ख़ास बात होगी कि स्क्रीन प्ले मेरा म्यूज़िक डायरेक्टर लिखेगा और डायलॉग मेरा गीतकार लिखेगा। तो वहीं से म्यूज़िक का पूरा मज़ा तो वहीं से आ जाएगा मुझे। तो बाबा ने परख के डायलॉग लिखे, जो एक ही फिल्म उन्होंने डायलॉग लिखी थी। क्या बात है, नया रहस्य उद्घाटन हमारे साथ। जी, पहली फिल्म एंड आखिरी फिल्म एज अ डायलॉग राइटर। लेकिन क्या हुआ कि बीच में, ये बाशु भट्टाचार्य ने बताया था हमें बात, तो उनके कहने के अंदाज में उन्होंने बताया था कि ये दोनों ने फिर बीच में जाके चक्कर चलाया और बिमल रॉय को कन्विंस कर दिया कि बिना गानों के फिल्म बनी नहीं सकती। और फिर वो, एंड थैंक गॉड कि नहीं तो मतलब आप सोचिए कि कितनी खूबसूरत गानों से वंचित हो जाते। तो फिर गाने ऐड किए गए फिल्म की स्टोरी में, और बहुत खूबसूरत गाने। और ख़ास तौर से एक गाना हम जिक्र करना चाहेंगे, वो ज़्यादा हिट नहीं हुआ। ओ सजना बरखा बाहर आई बहुत सुपर हिट हुआ था गाना, अभी भी हिट है और लोग गाते हैं। फिर मिला है किसी का झुमका भी। लेकिन एक परख में एक गाना था कि क्या हवा चली रे बाबा रुत बदली, शोर है गली गली 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो और वो मतलब बिमल रॉय का दिमाग बोलिए या इन लोगों ने आइडिया दिया क्या था। तो एक बाउल जो अगर आप डिस्क्रिप्शन बाउल का जो बंगाल में फेमस है, वो अगर देखें तो वो एक गॉड्स मैडमैन बोलते हैं। जी। कि वो कुछ भी एक थॉट लेके वो गाना गा लेता है, और कोई मतलब सब एक वो है। हाँ बिल्कुल। तो और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक अंतरा है उसमें कि आम में फले खजूर, नीम में फले हैं आम। डाकुओं ने जोग लिया, चोर भजे राम नाम। और अगली लाइन आप सोचिए, चोर भजे राम नाम, और अगली लाइन है होश की दवा करो मियाँ फजल अली, क्या हवा चली। तो एक बड़ा अजीब सा मतलब एक वो माहौल बनता है। और पहले लोग मर रहे थे भूख से अभाव से, अब कहीं ये मर ना जाए अपनी खाओ खाओ से।
मतलब ये जो जिसको कहते हैं ना कि गीत अपने समय से आगे, कालजयी गीत जिन्हें हम कहते हैं। दिनेश भाई, आपने चूंकि परख का जिक्र किया, उसमें गाना शायद ओरिजिनल जो बांग्ला में था, फिर बाद में हिंदी में भी लिखा गया था, जिसके लिए खुद लता जी भी हैरान हो गई थी। वो कौन सा गाना था? वो सजना बरखा बहार है। ये बांग्ला में लता जी गा चुकी थी सलील चौधरी की म्यूज़िक में, और वो अलग ही वर्ड्स थे उसके। और तो जब बाबा को दिया गया कि ये इस पे हिंदी वर्ड्स लिखने, तो लता जी ने ये बात हमसे डायरेक्टली बताई थी हमें कि इतने खूबसूरत शब्द लिखे थे शैलेंद्र जी ने कि उसके एक नोट भी चेंज नहीं करना पड़ा सलील चौधरी को। जैसा ओरिजिनल में बांग्ला में था वैसा ही गाना फिर से लता मंगेशकर ने हिंदी में गाया और बात कर रहे थे। और सलील दा ने मधुमती में संगीत दिया, और उसमें शैलेंद्र जी ने बड़े खूबसूरत गाने लिखे। जो याद है आपको, जब हम लोग अभिनेता अखिलेंद्र जी से बात कर रहे थे, उन्होंने भी एक गाने का जिक्र किया था, उसके बोलों का जिक्र किया था कि मैं न दिया फिर भी मैं प्यासी, भेद ये कैसा बात ज़रा सी। और उसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई थी वैजयंती माला और दिलीप साहब ने। लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है कि उसमें पहले सलील दा और शैलेंद्र जी की जगह किसी और का नाम लिया गया था, कि उनको लेने पर जोर दिया गया था। नहीं, वो जोर दिया गया था। बिमल रॉय ने तो शुरू से ही ये डिसाइड कर लिया था कि सलील चौधरी और शैलेंद्र के सारे गाने उनके होंगे। लेकिन दिलीप साहब सलील चौधरी के बारे में थोड़ा सा एप्रीहेंसिव थे, तो उन्होंने कहा था कि इससे अच्छा कि नौशाद साहब और शकील बदायूनी को ले लो तो कम से कम कंफर्म हो। तो बिमल दा ने समझाया था दिलीप साहब को कि ऐसा करते हैं कि इनको काम करने दो, अगर हमको नहीं पसंद आएगा तो हम चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हुआ ये कि 10 के 10 गाने जो मधुमती में थे, शायद 10 गाने थे, वो आज भी आप कहीं ऑडियंस के साथ आप बैठ के देख लें तो पूरी ऑडियंस साथ में गा। अंकित भट्टाचार्य जी ने भी बताया था कि वो एक ऐसी फिल्म थी जिससे बिमल रॉय प्रोडक्शंस जो था वो उभरा भी था। और एक और ख़ास बात जो हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि ये वो फिल्म है जिसकी कहानी लिखी थी ऋत्विक घटक साहब ने। यस, ऋत्विक घटक जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मैं मतलब कई लोग शायद नाराज़ भी हों मेरे से ये कहने पे, पर मैं आई थिंक ऋत्विक घटक वाज द बेस्ट फिल्म मेकर वी हैव एवर हैड। क्या बात है, क्योंकि वो मेरे भी बहुत ही बड़े ही प्रिय फिल्मकार हैं। हालांकि उनके साथ में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी रही, लेकिन मुझे लगता है कि उनके सिनेमा का मूल्यांकन फिर से एक बार बड़ी गंभीरता से किया जाना चाहिए। वो अपने समय के बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि बड़े मलंग किस्म के वो फिल्म मेकर थे। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। दिनेश जी, शंकर जयकिशन के साथ में बाबा का जो एसोसिएशन वो सारी दुनिया जानती है, लेकिन एक कोई हैंगिंग गार्डन वाला किस्सा है, मैं चाहता हूँ कि ज़रा उसको कुरेद दूँ और वो हमारे दर्शकों के साथ में आप शेयर कीजिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि बाबा पहुँचे थे एक दिन ऐसे ही शंकर जयकिशन के म्यूज़िक रूम में, और उन्होंने बोला अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, एक एमरजेंसी में गाना लिखना है, ये सिचुएशन है और बस वो प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को जल्दी से जल्दी चाहिए गाना। तो बाबा ने बोला तुम लोग ने समझ क्या रखा है, मतलब ऐसे ही, मतलब मैं आया, मतलब अंदर बैठा भी नहीं हूँ और तुम लोगों ने शुरू कर दिया अपने काम की बात कि ये सिचुएशन है, ये गाना लिखना। बोले यार समझा करो, ये अच्छा गाना बन सकता है, ये ट्यून है। तो बाबा ने बोला ठीक है, अभी तो टाइम भी नहीं दे रहे हो तुम लोग की ट्यून याद, क्योंकि उस टाइम पे टेप रिकॉर्डर तो पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर तो हुआ नहीं करते थे, तो ट्यून याद रखनी पड़ती थी लिरिसिस्ट को। तो उन्होंने बोला एक काम करो, दत्तू को ले जाओ। दत्तू मतलब दत्ताराम जी, उनके असिस्टेंट जो थे और ख़ुद भी म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो दत्ताराम जी ने ही ये किस्सा सुनाया है। तो बाबा ने दत्ताराम जी को गाड़ी में बैठाया और वो ले गए हैंगिंग गार्डन, और दत्ताराम जी बताते कि 2 घंटे तक इधर उधर वो टहलते रहे, सिगरेट पे सिगरेट पीते गए और दत्ताराम जी ट्यून बार बार सुनाते गए, तो कुछ हो नहीं रहा था। फिर इतने में बाबा बोले कि दत्तू कुछ हुआ। बोले अरे वेरी गुड, लिखो। तो बाबा ने अपनी नोटबुक निकाली, पेन निकाली, और वहाँ देखा बीच हैंगिंग गार्डन में, आप सोच सकते हो क्या सिचुएशन होगी कि राइटर के दिमाग में थॉट आ गया है मुखड़े का, और लेकिन
पेन में इंक ख़त्म हो गई। अब क्या करें क्या नहीं करें। तो बाबा ने पता नहीं अपना दिमाग लगाया, तो नीचे से जो जली हुई माचिस की तीलियां थी वो उठा के उससे पेपर पे लिखा गया, और वो गाना था ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। तलत साहब की आवाज़ में अद्भुत गाना है। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। मेरे दिल कहीं और चल। दिनेश भाई, वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी बातें हम आपसे जानना चाहते हैं। मैं अब चूँकि 10 बरस के थे आपने जब बाबा को देखा, कुछ याद है वो एक पिता के रूप में कैसे थे? घर जब आते थे आप लोग के लिए क्या लाते थे? और एक सवाल और कि उन दिनों जब बाबा के गाने रिलीज़ होते थे, आप लोग उसको कहाँ सुनते थे? रेडियो पर या घर में कोई ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था? हमारे घर पे रेडियोग्राम हुआ करता था। वो जो एक साइड पे रेडियो होता था, दूसरे साइड पे रिकॉर्ड प्लेयर, रिकॉर्ड चेंजर, जिसमें 8 रिकॉर्ड 78 आरपीएम के एक साथ आप लगा सकते थे, और तो वो 8 गाने बजा के फिर वो रेस्ट करता था वो रिकॉर्ड प्लेयर। और एक रिकॉर्ड गिरता था नीचे, उसके ऊपर आके वो नीडल वो स्टाइलस बैठता था और गाना बजने लगता था। और गाने हर सभी गानों के मतलब उस टाइम पे मेन कंपनी तो HMV थी, जो अभी सारेगामा है। तो जिनके पास म्यूज़िक के राइट्स हुआ करते थे, रिकॉर्ड कंपनी जो मेन थी वो HMV थी। तो उनके तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री रिकॉर्ड्स घर पे आया करते थे। और उसके अलावा हम बच्चों को पूरी छूट थी, किताब और म्यूज़िक, इस पे कभी कोई रोक टोक नहीं थी। अच्छा। हम लोग किताबें जितनी ख़रीदना चाहें हम लोगों को अलाउड था। रिकॉर्ड जो भी हमको पसंद आए, जो भी म्यूज़िक हमको पसंद आए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे अरबिक हो, कैसे भी म्यूज़िक हो, अगर हमको पसंद आई और हम ले आए घर पे, तो बाबा ने कभी मना नहीं किया, ना मम्मी ने डांटा उसके बारे में। और इनफैक्ट हमें याद है कि मुग़ल आज़म हम लोग बच्चों को ले गए थे बाबा दिखाने, और लौटते समय जब हम लोग से पूछा तो हम लोग ने बोला कि फ़िल्म अच्छी लगी हम लोगों को। और फिर पूछा कि और क्या अच्छा लगा, बोले हम लोग ने कहा कि म्यूज़िक बहुत अच्छी थी फिल्म की। और अगले ही दिन ये ऐसा नहीं था कि वो किसी और म्यूज़िक डायरेक्टर है, कोई और गीतकार है तो हम उसका रिकॉर्ड नहीं लाएंगे, पर अगले ही दिन उसका LP आ गया था मुग़ल आज़म का हमारे घर पे। और वो हम लोग काफ़ी सुनते रहते थे, हम लोग को बहुत पसंद थे गाने। तो ऐसा कभी कंपटीशन नहीं माना गया। और हमें अच्छी तरह याद है कि मजरू साहब को भी बाबा ने आके ही फ़ोन लगाया था, दोस्ती देखकर आए थे वो, और मजरू साहब को फ़ोन करके कहा था कि मजरू साहब कमाल कर दिया, सभी गाने इसके सुपर हिट हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। दोस्ती फिल्म का आपने जिक्र किया, तो उनकी भी दोस्ती अपने समकालीन बहुत सारे लोगों के साथ में रही। ख़ास तौर से अगर गीतकारों की बात करें, कई बार तो ऐसा होता है कि सामने दोस्ती होती है लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या का भाव भी होता है। जैसे इन्होंने मजरू साहब को फ़ोन करके कहा कि आपने कमाल किया है, तो बाबा को भी तो कोई बोलता होगा कि शैलेंद्र जी आपने कमाल के गाने लिखे हैं, ऐसा होता होगा? बिल्कुल हुआ है ऐसा। मतलब बहुत इसका तो सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि जो टॉप 2 कवियों के नाम उस टाइम पे लिए जाते थे वो थे साहिर लुधियानवी और शैलेंद्र। और साहिर साहब ने एक बार फिल्म फेयर अवार्ड लेने के लिए मना कर दिया था, जब उनको ताजमहल फिल्म के लिए अवार्ड अनाउंस पहले हो जाता था उस टाइम पे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं हूँ इस अवार्ड का। तो उनसे पूछा गया क्यों, बोला कि शैलेंद्र ने जो बंदनी में गाना लिखा है वैसा पेट्रियोटिक गाना मैंने आज तक नहीं सुना, मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे।
मन्ना दा की आवाज़ में। दिनेश भाई, ये तो ना पेट्रियटिक सॉन्ग की बात हो गई, देशभक्तिपूर्ण गीत की बात हो गई, लेकिन अपने शुरुआती जीवन में जब उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया छोटी उम्र में, तो वैसे बहुत आस्तिक थे, लेकिन अचानक वो नास्तिक हो गए। बावजूद इसके जो उन्होंने भक्ति रचनाएं लिखी हैं, अगर हम इसकी बात करें, बसंत बहार की बात करें या और भी दूसरी फिल्मों की, अद्भुत गाने लिखे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, उनका जो बचपन, जो रावलपिंडी में पैदा हुए थे और बहुत ही छोटी उम्र में वो बहुत श्रद्धालु किस्म के बच्चे थे जी। और वो बताते थे कि नज़दीक में एक शिव जी का मंदिर था जहाँ वो ढपली भी बजाते थे और भजन गाया करते थे। बहुत ही डिवाउट मतलब आदमी थे, मतलब बच्चे। लेकिन जब उनकी मदर का और सिस्टर का देहांत हो गया सिर्फ पैसों के अभाव की वजह से, तब उनको ये लगा कि ये कोई न्याय ही नहीं है, मतलब अगर कोई भगवान है तो उनको बचा लेता। मैंने कितनी मेहनत, मतलब कितना बोला भगवान को कि उनको बचा लो, पर अगर भगवान होता तो बचा लेता। तो तब से उन्होंने एंड तक वो बिलीव नहीं करते थे। लेकिन भक्ति संगीत की जो रचनाएं दी, हाँ, वो बचपन में जो उनके दिमाग पर वो था, वो उनके भजनों में, मतलब बसंत बहार में 3 अलग अलग किस्म के भजन हैं। और लेकिन आप सुन लो एक, मतलब बड़ी देर भई कब लोगे खबर मोरे राम, जो मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। आप सोच नहीं सकते कि एक नॉन बिलीवर ने लिखा है, एक मुसलमान सिंगर ने गाया है और इतना खूबसूरत भजन बना है। वो भय भंजना वंदना सुन हमारी, वो फिर बहुत खूबसूरत भजन वो लिखे थे, वो सीमा फिल्म में, वो तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे जी। अब दिनेश भाई, इसमें ना अभी बता रहे थे आप कि वो ढपली बजाया करते थे, और हमने ये सुना है कि वो जब वो रेलवे क्वार्टर में रहते थे वहाँ भी एक ढपली रहती थी, और उस ढपली का जिक्र किसी गाने में भी किया उन्होंने। हाँ, वही वो जो उनका जो ऑटोबायोग्राफिकल सॉन्ग हम कहेंगे, दिल का हाल सुने दिल वाला, कि सुनो मगर ये किसी से ना कहना, तिनके का लेके सहारा ना बहना, बिन मौसम मल्हार ना गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला। तो ये ढपली, मतलब इनके अड़ोस पड़ोस के लोग भी कभी ऑब्जेक्शन लेते थे कि रात में वक्त देखते थे ना कुछ, ये अपना गाना शुरू कर देते थे ढपली लेके। तो उस बात को लेके शायद उधर ही से इंस्पिरेशन मिला होगा ये। हम अपने दर्शकों को एक बार बताना चाहेंगे कि हमारे साथ में हैं भारतीय सिने संगीत के महान गीतकार श्री शैलेंद्र जी के सबसे छोटे सुपुत्र श्री दिनेश शंकर शैलेंद्र, जो हमारे साथ में अपने पिता की स्मृतियां साझा कर रहे हैं। और दिनेश भाई न केवल अद्भुत गाने लिखे, हम सबके जीवन को प्रेरित करने वाले, जब हम कभी निराश होते हैं तो उनके गाने जो हैं हमें नई ऊर्जा से भर देते हैं, आशा का नया संचार करते हैं। जब हम उनकी भक्ति रचनाएं सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि हम ईश्वर के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, इस तरह का भाव है। और जब प्रेम की बात आती है तो उसमें जो प्रेम का उदात्त भाव है वो बिल्कुल ऐसा प्रकट होता है कि पूछिए मत। कई लोगों ने तो मुझे लगता है कि उनके गानों को सुनकर के ही प्रेम करना सीख लिया होगा। या वो गाने भी हैं जहाँ एक टूटा हुआ जो दिल है, जहाँ जिसके लिए कहीं कोई ठौर नहीं है, जो निराश है, उदास है, उन गानों के कंधों पर सिर रख करके वो रोया भी है, उसके आंखें भी भीगी हैं, लेकिन एक कैथारसिस भी हुआ है। एक गीतकार के रूप में तो उनकी जर्नी के बारे में हम जानते हैं, और उनको जो पुरस्कार मिले, जनता से जो प्यार मिला, वो भी जानते हैं। लेकिन अचानक उनके जहन में गीतकार से निर्माता बनने का ख्याल आ गया, और उस फिल्म को जो उन्होंने बनाया वो, उसको कहा जाता है कि वो सेल्यूलॉइड पर लिखी गई एक कविता है। लेकिन उस कविता को लिखते लिखते उनका एक दुखद निधन भी हुआ, दुखांत ये कहानी हो जाती है। क्यों आया उनके मन में, कैसे आया ये विचार कि ये एक फिल्म बनानी है? ये बाशु भट्टाचार्य से मिले थे बिमल रॉय के ऑफिस में। तो बाशु भट्टाचार्य नए नए आए थे बंगाल से, और इनका मजाक उड़ाते थे बाकी सब असिस्टेंट्स। तो इन्होंने, बाबा ने पूछा कि तुम लोग इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हो इनका?
तो उन्होंने बताया कि ये एक पॉकेट बुक है जो रात में सोते समय भी अपने कुर्ते की पॉकेट में रखता है। तो बाबा ने बोला ऐसी कौन सी खास बात, तो बासु भट्टाचार्य को बुलाया और बात की। तो बासु भट्टाचार्य ने ऐसे बोला कि मैं ये एक कहानी है, इसमें शॉर्ट स्टोरी है फणीश्वर नाथ रेणु की, और उसका नाम है मारे गए गुलफाम, और मैं कभी अगर डायरेक्टर बना तो ये फिल्म बनाऊंगा। तो बाबा ने बोला जरा मुझे दोगे, मैं पढ़ सकता हूँ। तो वो किताब लेके आ गए घर और उन्होंने पढ़ा, बस एक ही सिटिंग में उन्होंने किताब पढ़ी। और एक वो जो उन्होंने मिस किया था कि अपने बिहार के रूट्स से कनेक्शन, क्योंकि वो पैदा हुए थे रावलपिंडी में, बड़े हुए मथुरा में, तो बिहार कभी जा नहीं पाए थे। और उन्होंने अपनी डायरी में उस जगह का एड्रेस भी लिखा था कि आरा डिस्ट्रिक्ट में विलेज अख्तियारपुर, बिहार। और मैं मतलब वो डायरी देख के हम खुद उधर गए थे और 2 साल पहले, और जाके देख के आए उनका गांव। तो उससे जो कनेक्शन मिला तो वो फ़ौरन, मतलब जैसे ही किताब ख़त्म की उन्होंने, जैसे स्टोरी ख़त्म पढ़ के ख़त्म की, उसी वक्त उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु जी को चिट्ठी लिख दी और कहा कि मैं इस पे फिल्म बनाना चाहता हूँ, प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो आपका क्या विचार है, आप बताएं। और फणीश्वर नाथ रेणु जी बहुत खुश हुए, उन्होंने बाबा को क्या नाम तो सुना था, तो उन्होंने फ़ौरन हामी भर दी। और वो आए, मिले और बोला कि बहुत बढ़िया बात है, अगर आप बनाओगे तो मुझे मालूम है कि आप वो इस पे जस्टिस करोगे इस कहानी पे। और जब बनी तो फणीश्वर नाथ रेणु जी बहुत खुश हुए, लेकिन तब तक पैसों का, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने हाथ खींच लिए थे और बहुत प्रेशर था बाबा के ऊपर। राज साहब ने भी सजेस्ट किया कि एंड चेंज कर दो। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ऑलमोस्ट मतलब रोने लगे थे कि अगर शैलेंद्र जी ने उस टाइम पे हाँ कह दिया होता तो वो शायद बहुत ही उदास हो जाते। लेकिन बाबा अड़े रहे। बाबा ने कहा कि वो एंड अगर नहीं है तो तीसरी कसम ही नहीं है, और ये एंड चेंज नहीं करूँगा मैं अकेले। मतलब तो इधर उधर से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे लिए उन्होंने और फिल्म कंप्लीट की। लेकिन जब रिलीज़ हुई तो वैसे ही मतलब वो पता था कि ओवर बजट इतनी हो गई है कि इसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है। तो रिलीज़ भी गलत किस्म से हुई, और तीसरे दिन दिल्ली में कुछ थिएटर्स में तो तीसरे दिन उतारनी पड़ी थी। फ्राइडे को लगी थी, संडे को लास्ट शो हो गया, मंडे से दूसरी फिल्म लगाई उसने। और लेकिन जब और सितंबर में रिलीज़ हुई, दिसंबर में उनकी डेथ हुई। और कुछ अगले 67 में जब नेशनल अवार्ड अनाउंस हुए, कुछ महीनों की बात थी, और वो उसमें तीसरी कसम को नेशनल अवार्ड विनर घोषित किया गया। और उसके बाद लोगों को सडनली ये लगा कि ये फिल्म कुछ खास होगी और देखने लगे लोग। और फिर जहाँ भी रिलीज़ हुई तो सुपरहिट चली है फिल्म। और इनफैक्ट बहुत ही अजीब बात है कि उनको दुख और बढ़ गया था जब एक गाना जो उनको बहुत अच्छा लगता था, जिससे बहुत प्यार था उनको, पान खाए सैया, वो भी रेडियो ने ऑब्सीन होने के वजह से, या उसमें क्या ऑब्सीन था ये तो मतलब उस टाइम के रेडियो वाले ही जाने। लेकिन बाबा को बहुत दुख हुआ कि मैंने इतना अच्छा लगता है, ये खूबसूरत गाना है और फोक सॉन्ग है, और लेकिन वो लोग बैन हो गया था रेडियो पे बजने से। तो वो भी उनको बहुत बुरी बात लगी थी कि मतलब ऐसे कैसे हो गया। लेकिन फिर सब लड़ाते वो, और ये बात बिल्कुल गलत है जो लोगों के ध्यान में है। कुछ लोग तो सुइसाइड भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो फाइनेंशियल लॉस की वजह से उनकी डेथ नहीं हुई, उसका सदमा नहीं था। जो उनका इन्वेस्टमेंट जो लोगों में उन्होंने किया था वो गलत हुआ। भरोसे का इन्वेस्टमेंट जो खास उनके जिनको दोस्त समझते थे, जो रिश्तेदार थे कुछ, वो जो इन्वॉल्व उनसे जब धोखा हुआ तब उनका दिल टूटा था, एंड दैट इज़ व्हाट किल्ड हिम। और वो बात उन पर शायद अक्षरशः लागू होती है कि सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच्चा दुनिया वालों के हमें अनाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सच। ये जो तीसरी कसम की बात करते हैं तो शैलेंद्र जी की फिल्म है, शैलेंद्र जी ने उसे बनाया, लेकिन उसमें गीत
शैलेंद्र जी के अलावा बाकी लोगों ने भी लिखे। हसरत जयपुरी वो टीम जो बनी थी बरसात में, वो तोड़ना नहीं चाहते थे। तो हसरत जयपुरी के भी 2 गाने हैं तीसरी कसम में, तो कि शंकर जयकिशन के साथ हसरत जयपुरी शैलेंद्र का नाम आना ही चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने, ऐसा नहीं कि मैं फिल्म बना रहा हूँ तो मैं ही लिखूंगा सब गाने, क्योंकि हम एक परंपरा का पालन कर रहे हैं, एक परिवार का हिस्सा रहे हैं, तो उस नाते हसन साहब बिल्कुल क्या बात है। हमारे साथ में महान गीतकार शैलेंद्र जी की स्मृतियां साझा कर रहे थे उनके सुपुत्र दिनेश शंकर शैलेंद्र। किस्से बहुत सारे हैं और इनका कोई अंत नहीं है। इनमें कई बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं जो सुनकर के आपको आनंद आएगा, और हमने वो बचा के रखे हैं आपके लिए। किसी दिन रायपुर में ही किसी मंच पर, किसी संगीत के कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको शैलेंद्र जी के गीत सुनवाएंगे और शैलेंद्र जी की यादें उसी मंच पर आपके साथ साझा करेंगे। आज दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।